ओके, आप पिछले लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ लो प्लीज मुझसे। कैसे जी अरीज? सर 6.8 प्रॉब्लम है सर। उसके अंदर वर्किंग में मसला हो रहा है सर। उसमें मसला हो रहा है टेंशन और कंप्रेशन फोर्स में। क्या मसला हो रहा है? सर इसके साइन बिल्कुल समझ नहीं आ रही किस तरह लगाने। ठीक है, ओके, सही हो गया। आप अपना हैंड रेज हुआ है नीचे कर ले, मेरे पास बीच में नोटिफिकेशन आ रहा है उसको। ठीक है, अच्छा, होता क्या है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप जब भी कोई फोर्स अननोन है ना, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई मेंबर फोर्स अननोन है तो उसमें आपने टेंशन या कंप्रेशन की डायरेक्शन खुद से अज्यूम करनी है। तो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर टेंशन या कंप्रेशन शो कर रहे हैं, उधर तो प्लस माइनस का कोई काम नहीं है उसमें। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर व्हाट वी डू इज कि वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड के टेंशन होगी तो टेंशन होगी पॉइंट से बाहर की तरफ डायरेक्टेड, और कंप्रेशन होगी तो पॉइंट के अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगी। सिंपल काम ये करते हैं कि आप टेंशन की अज्यूम कर लीजिए हर अननोन फोर्स को, इंटेंशन अज्यूम कीजिए और उसको बाहर की तरफ डायरेक्ट कर दीजिए। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि किस फोर्स को मैं कंप्रेशन में लूं, किस फोर्स को मैं टेंशन में लूं। ये मैं सिर्फ अननोन फोर्सेस की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई अननोन फोर्स है उसको टेंशन में अज्यूम करके सवाल सॉल्व करिए। जब आप ये सवाल सॉल्व करेंगे तो व्हाट वुड हैपन, यू विल फॉर्म टू इक्वेशंस जिनसे आपके पास दो रिजल्ट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे दो रिजल्ट निकल के आए। आप हमारे पास इसके अंदर दो अननोन इक्वेशंस, दो अननोन फोर्सेस थी, एफ ए एफ ए बी। एफ ए एफ निकल के आया 1131.37 और एफ ए बी निकल के आया -800। जब आपके पास दो इक्वेशंस फॉर्म हो रही हैं, दीज आर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तब इस वक्त आपने डायरेक्शंस अपनी ये सेट की हुई है। दीज आर योर डायरेक्शंस था, दोनों को आपने टेंशन दिया। तो जब भी हम एक पॉइंट सॉल्व कर रहे होते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो भी सॉल्यूशन आ रहा होगा वो सॉल्यूशन हम रिटेन करेंगे। ठीक है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आप कैलकुलेटर में डालें, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप बारी बारी एक इक्वेशन से रिजल्ट निकाल के दूसरे में डालेंगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज का ख्याल रखना है, इधर हमने माइनस साइन को रिमूव नहीं करना। जब भी हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन सॉल्व करता, पहली इक्वेशन से मेरे पास आंसर नेगेटिव आ जाता, तो मैं दूसरी इक्वेशन के अंदर नेगेटिव ही वैल्यू डालता, क्योंकि अभी मैंने अपनी डायरेक्शंस करेक्ट नहीं की। मेरी डायरेक्शंस टेंशन के लिए ही मेरी इक्वेशंस फॉर्म है। ठीक है, तो एक चीज का ये ख्याल रखने की जरूरत है, जब भी एक पॉइंट सॉल्व हो रहा होता है उसके अंदर अगर किसी रिजल्ट में माइनस साइन आ रहा है, जब तक हम ये दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तब तक हम माइनस साइन लेते हुए सॉल्व करें। पहली बात तो ये होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये माइनस साइन का मतलब क्या है। जी अरीज? सर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे जहां माइनस साइन आ रहा है वहां पॉजिटिव कर दें और बाकी जितनी इक्वेशन है सबके अंदर पॉजिटिव रखकर सॉल्व करना है। नहीं, क्योंकि आपने ऐसे नहीं कर सकते। अब उसकी वजह यह है कि आपने यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म की है ना, ये इक्वेशन की में आपने एफ ए बी की डायरेक्शन क्या ली हुई है? एफ ए बी की डायरेक्शन आपने ली हुई है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इधर क्या है? पॉजिटिव का मतलब इधर है बेटा अटेंडेंस के लिए ना नेक्स्ट सेशन को यूज कीजिएगा, क्योंकि अब हमारी क्लास कोई 50 मिनट्स की हो गई है ना, तो इस सेशन की अटेंडेंस मैं नहीं चेक करूंगा, मैं अटेंडेंस नेक्स्ट सेशन की चेक करूंगा। ओके, एफ ए बी पॉजिटिव लेने का मतलब ये है कि इस पॉइंट ए से एफ ए बी को मैंने टेंशन में अज्यूम किया। तो इक्वेशन जो मैंने लिखी है इसमें एफ ए बी इज ऑलरेडी कंसिडर्ड इन टेंशन। अगर एफ ए बी माइनस निकल के आया और आप इसको प्लस करके इस इक्वेशन में डाल देंगे, देन दिस इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। माइनस का मतलब ये है कि एफ ए बी अगर टेंशन में लूं तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ रहा है। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने में माइनस साइन रिमूव करके वापस दूसरी इक्वेशन में नहीं डाल सकते। जब तक आप इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व कर रहे हैं तो हमने माइनस साइन को रिटेन करना है। अदरवाइज आप चेक करके देख लें, आप माइनस साइन रिमूव कीजिए और इक्वेशन 1 के अंदर एफ ए एफ और एफ ए बी का मैग्नीट्यूड प्लग इन कीजिए, यू विल नॉट गेट अ जीरो हियर। एफ ए एफ इज पॉजिटिव। अगर आप 800 को भी पॉजिटिव कर देंगे तो दिस विल नेवर टर्न आउट टू बी जीरो। जब तक ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो रही है तब तक आपने माइनस साइन को अपनी जगह पे रिटेन करना है। सही?
माइनस साइन रिमूव कब करते हैं? माइनस साइन हम रिमूव करते हैं जब हम अगले पॉइंट्स में मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो अब अगले पॉइंट मूव करने से पहले माइनस साइन का मतलब हमारे पास ये है कि हमारी अज्यूम्ड डायरेक्शन इज रॉन्ग। अज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग का मतलब ये है कि अगर मैंने एफ ए बी को टेंशन में अज्यूम किया था और मेरा आंसर नेगेटिव आया है, इसका मतलब है कि एफ ए बी इज एक्चुअली इन कंप्रेशन। तो आप आंसर में ये लिखते हैं कि एफ ए बी इज 800 पाउंड्स, मैग्नीट्यूड सेम है, बट इंस्टेड ऑफ टेंशन दिस फोर्स इज इन कंप्रेशन। सही, रिपीट कर रहा हूं मैं बात, जब तक मैं सेम पॉइंट सॉल्व कर रहा हूं तब तक मैं पॉजिटिव में चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। जब तक मैं सेम पॉइंट सॉल्व कर रहा हूं तब तक मेरे पास जो मैग्नीट्यूड माइनस प्लस के साथ आ रहा है, मैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन में सेम माइनस के साथ ही सॉल्यूशन को यूज करूंगा। जब मैं अगले पॉइंट के ऊपर मूव करता हूं, तो लेट्स से आई मूव ऑन टू पॉइंट एफ। पॉइंट एफ के ऊपर मेरे पास एफ ए एफ था, एफ ए एफ मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब एफ ए एफ की वट एवर डायरेक्शन आई हैव फाउंड आउट, तो मैंने यहाँ पे एफ ए एफ को टेंशन में फाइंड कर लिया है। तो अगले पॉइंट के ऊपर मैंने करेक्ट डायरेक्शन ही यूज करनी है। आई कैन नॉट चेंज दिस टू कंप्रेशन इफ आई जस्ट वांट कि मैं यहाँ पे मैं एफ ए एफ को कंप्रेशन में बना दूं, आपका सवाल गलत हो जाएगा। एक पॉइंट में जब भी कोई अननोन फोर्सेस होती हैं उसमें आपके पास चॉइस है, आप उसको कंप्रेशन में ले लें या टेंशन में ले लें, बट वंस यू हैव सॉल्व्ड अ फोर्स इन द नेक्स्ट पॉइंट्स उसकी करेक्ट डायरेक्शन यूज करनी पड़ती है। दो फोर्सेस अननोन है, उनको आप कंप्रेशन में लेके सवाल सॉल्व कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नोन फोर्स है उसकी करेक्ट डायरेक्शन है। अब जब इस सवाल को हमने सॉल्व किया, दो इक्वेशंस बनी, दूसरे इक्वेशन से मेरे पास आंसर निकल के आया माइनस 1838.47 इज एफ बी एफ, ठीक है। जब मैं इसको पहली इक्वेशन के अंदर प्लग इन करूंगा तो मैं इसको माइनस साइन के साथ प्लग इन करूंगा, हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने डायरेक्शन करेक्ट कर ली है। तो दिस आई अज्यूम दिस टू बी इन टेंशन, सिंस इट इज नेगेटिव, करेक्ट आंसर इज कि फोर्स कंप्रेशन में। लेकिन जब मैं इक्वेशन 3 के अंदर इसको प्लग इन करूंगा, यू कैन चेक दिस आउट कि ये 2100 उस वक्त निकलेगा जब आप इसको नेगेटिव की वैल्यू के साथ प्लग इन करें। इफ यू प्लग इट विद अ पॉजिटिव वैल्यू यू आर नॉट गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर। सही, अगेन जब भी सेम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हो रही है एक पॉइंट के ऊपर, तो माइनस साइन के साथ ही मैग्नीट्यूड्स चलेंगे। मैग्नीट्यूड्स में से माइनस साइन कब हटता है? जब आप अगले पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। तो अब हमने दो फोर्सेस निकाल ली इधर से, एक फोर्स कंप्रेशन में है, एक फोर्स टेंशन में है। हमारे पास चार फोर्सेस जो है वो पता चल गई है हमें, ठीक है। तो अब हम जब अगला पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, पॉइंट बी सॉल्व कर रहे हैं, पॉइंट बी के ऊपर हमें एफ बी एफ भी पता है, पॉइंट बी के ऊपर हमें एफ ए बी भी पता है। These two I know now, ये मैं पहले से निकाल चुका हूँ। तो इनकी डायरेक्शन कंप्रेशन में थी, जो हमने सॉल्व की है मैंने कंप्रेशन में ड्रॉ किया है। और अब मैं इनके नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करूंगा। नेगेटिव साइन सिर्फ उस पॉइंट के सॉल्यूशन के अंदर कंसीडर करते हैं, जब आप अगले पॉइंट पे मूव कर जाते हैं तब आपने नेगेटिव साइन नहीं कंसीडर करना, तब आपने ऑलरेडी साइन करेक्ट कर लिया, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स करेक्ट कर ली है, तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव कंसीडर करना। तो अब मैं जब भी इस सवाल को सॉल्व करूंगा तो मैंने इस केस में पॉजिटिव मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। दिस यू हैव टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसमें कोई मसला है? नहीं है? If there is no problem then we can move on. Okay, so let's move on. अच्छा, एक चीज what I want to very quickly remind you before we proceed is the zero force member concept जो हमने recorded lecture में introduce किया। जीरो फोर्स मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो कोई फोर्स बेयर नहीं कर रहे होते आपके ट्रस्ट स्ट्रक्चर के। आपने ट्रस्ट के अंदर 50 मेंबर्स अगर लगा दिए, हो सकता है सिर्फ 3 से 4 मेंबर हो जो कि एक्चुअल फोर्स को बेयर कर रहे हो, बाकी सारे मेंबर सिर्फ हैंग हुए हैं, एक्स्ट्रा वेट आपके सिस्टम में ऐड कर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि आप उन मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर लें ताकि आप उनको सिस्टम से रिमूव कर सकें, फिजिकली भी और सोल्यूशन के अंदर भी।
मतलब ये है कि अगर मेरे पास मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया और उसमें सिर्फ एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, देन द टू मेंबर्स इन द मिडिल आर नॉट हेल्पिंग मी आउट, ठीक है। तो इस केस में आई वुड रिमूव देम फ्रॉम द सिस्टम। रिमेंबर दैट दिस इज ट्रू व्हेन वी हैव रिजिड स्ट्रक्चर लाइक दिस। जब आप अगले कोर्सेज में जाके मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर मेंबर्स को बेंड होने का कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू कर देंगे, देन थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज। अभी हम रिजिड मेंबर्स की बात कर रहे हैं, उस केस में दीज आर जीरो फोर्स मेंबर्स जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपके सॉल्यूशन के अंदर। तो दो तरह के मेंबर्स जीरो फोर्स मेंबर होते हैं। एक होते हैं आपके पास वो मेंबर्स जो एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ दो मेंबर्स कनेक्टेड हो। तो फॉर एग्जांपल पॉइंट ए के ऊपर सिर्फ दो मेंबर्स कनेक्टेड है, पॉइंट डी के ऊपर सिर्फ दो मेंबर्स कनेक्टेड। अगर ये दोनों मेंबर्स कोलिनियर नहीं है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं आ रहे, तो ये दोनों मेंबर्स कोई फोर्स बेयर नहीं कर सकते। ये आप लेक्चर देखिएगा, उसमें हमने इसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा शो भी किया था कि दिस पॉइंट से समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई दोनों जीरो होंगे इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, कोई सपोर्ट नहीं लगी हुई। अगर सिर्फ दो मेंबर्स अटैच्ड हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और ये दोनों मेंबर्स एक लाइन में भी नहीं है, तो ये दोनों मेंबर्स की फोर्स जीरो। सेम थिंग इज ट्रू एट ए। तो सॉल्यूशन के दौरान यू कैन जस्ट रिमूव दीज टू मेंबर्स एंड दीज टू मेंबर्स। आपके पास चार मेंबर्स सॉल्यूशन में से कम हो जाएंगे, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सेम थिंग इज वैलिड हियर। एक और कॉन्सेप्ट होता है, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि एक पॉइंट पे दो मेंबर्स लगे हुए जो कि कोलिनियर नहीं है और कोई फोर्स एक्ट नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक पॉइंट के ऊपर तीन मेंबर्स लगे हुए जिनमें से दो मेंबर्स कोलिनियर हैं और तीसरा एट एन एंगल है। तो जो तीसरा मेंबर होता है एट एन एंगल, वो कोई फोर्स बेयर नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल एट पॉइंट सी एंड पॉइंट डी के ऊपर तीन मेंबर्स हैं, डी ई, सी डी और डी ए। पॉइंट डी के ऊपर दो मेंबर्स डी ई और सी डी, दीज आर कोलिनियर, एक लाइन में है, और ए डी जो है वो इनसे एक एंगल के ऊपर है, तो ए डी कोई फोर्स बेयर नहीं करेगा। सिमिलरली एट पॉइंट सी, ए सी कोई फोर्स बेयर नहीं करेगा। तो इन दोनों मेंबर्स को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इनके रिजल्ट्स आपको ऑलरेडी पता है कि द फोर्सेस इन दीज टू मेंबर्स आर जीरो, तो यू कैन जस्ट रिमूव दीज टू मेंबर्स। और जब आप इन दीज टू मेंबर्स को रिमूव करेंगे, what we can simply do is we can take this entire thing to be a single member। ये भी हमने पिछले लेक्चर में बात की। अगर सिर्फ दो मेंबर्स हैं जो कि कोलिनियर हैं, तो दोनों की फोर्स बराबर होती है। तो इस केस में ई डी, सी डी और बी सी तीनों की फोर्स सेम होगी, तो यू कैन जस्ट टेक दिस एंटायर थिंग एज अ सिंगल मेंबर। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स से, ठीक है, उनको रिड्यूस करके हमने तीन मेंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। तो दैट्स द बेसिक आइडिया, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हमने की थी एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम कॉन्सेप्ट। ये जीरो फोर्स मेंबर वाली चीज आपने हर दफा चेक करनी है। दिस इज देयर टू रिड्यूस द सॉल्यूशन टाइम फॉर यू, ठीक है। तो बहुत सारी दफा ऐसा हो सकता है कि मैं सवाल को जब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आई एम अज्यूमिंग कि आप जीरो फोर्स मेंबर्स कंसीडर करेंगे, तो उस हिसाब से मैंने टाइम दिया। अगर आप सारे मेंबर्स को सॉल्व करना शुरू हो गए, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द क्वेश्चन इन टाइम। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सर्च फॉर द जीरो फोर्स मेंबर्स। तो हमने आज ये वाला सवाल करना है, इस सवाल को करके देखते हैं। इस सवाल के अंदर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। व्हाट दे आर टेलिंग अस इज कि वी हैव टू डिटरमिन द लार्जेस्ट लोड दैट कैन बी अप्लाइड टू द ट्रस, ठीक है। ट्रस के ऊपर फोर्स हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है। इंस्टेड ऑफ नोइंग द फोर्स, व्हाट दे हैव टोल्ड अस कि ये पूरा ट्रस स्ट्रक्चर जो है, जिस मटेरियल का बना हुआ है, ये मटेरियल टेंशन के अंदर 500 पाउंड्स की फोर्स बेयर कर सकता है और कंप्रेशन के अंदर 350 पाउंड्स की फोर्स बेयर कर सकता है। तो इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्या चीज हो सकती है? दिस इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, कि आपका मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितनी फोर्स बेयर कर सकता है, ठीक है। आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, आपको मटेरियल पता है, आपको मटेरियल का क्रॉस सेक्शन पता होगा। विद टाइम यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट फोर्सेस फ्रॉम मटेरियल स्ट्रेंथ, ठीक है, अगले कोर्सेज में कहीं जाके। तो अभी हमें ये पता है कि वी नो कि कितनी फोर्सेस आपका सिस्टम हर इंडिविजुअल मेंबर बेयर कर सकता है, ठीक। आपको लोड निकालना है। सबसे पहला काम क्या होता है क्वेश्चन में? सबसे पहला काम इज स्टिल द सेम, यू हैव टू फाइंड आउट द जीरो फोर्स मेंबर्स। ऐसे
पॉइंट लोकेट करें जहां पे 3 मेंबर्स हैं, 2 कोलिनियर हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट हमारे सिस्टम में नहीं है जिसमें 3 मेंबर्स हैं और 2 कोलिनियर है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के ऊपर 3 मेंबर्स हैं। दोनों पॉइंट में से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें 2 मेंबर्स स्ट्रेट लाइन में हो। वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वी हैव टू सर्च फॉर पॉइंट्स जिनके ऊपर सिर्फ 2 मेंबर्स लगे हुए हैं। हमारे पास ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, वी हैव ए एंड वी हैव डी। इसके साथ की एक कंडीशन ये है कि उस पॉइंट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रही हो और उस पॉइंट के ऊपर कोई सपोर्ट भी नहीं हो। तो पॉइंट डी भी रिमूव हो गया, पॉइंट डी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। वी ओनली हैव वन पॉइंट ए जिसके ऊपर सिर्फ 2 मेंबर्स हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। व्हाट दिस मींस इज पॉइंट ए के ऊपर जो 2 मेंबर्स कनेक्टेड है, दीज आर एक्चुअली जीरो फोर्स मेंबर्स। वी डू नॉट नीड टू कंसीडर देम। आपके सॉल्यूशन से ये मेंबर्स हट जाएंगे, दिस विल मेक योर सॉल्यूशन फास्टर। सही। अब हमारे पास ये दो मेंबर्स तो सिस्टम में से रिमूव हो गए, तो वी डू नॉट नीड टू कंसीडर देम एनी टाइम व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। सही। अब हमें करना क्या पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? इस टाइप का काम हम पहले कर चुके हैं। जब हमें मैक्सिमम फोर्स पता हो, हमने ये काम किया हुआ है केबल्स वगैरह के लिए कि हमें, अगर हमने जब चैप्टर 2 हम कर रहे थे, चैप्टर 3 कर रहे थे, जिसमें हमने बोला था कि हमारे पास केबल का एक स्ट्रक्चर है और हमें मैक्सिमम टेंशन जो कि एक केबल बेयर कर सकती है वो पता है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम लोड आई कैन बेयर, या मैक्सिमम वेट में कितना हैंग कर सकता हूँ, इस टाइप के सवाल हमने किए हुए। ठीक है। इस तरह के सवाल में हम किस तरह सॉल्व करते थे? व्हाट वी डू इज, हम लोड का जो भी वेरिएबल नेम है, इस वेरिएबल नेम की टर्म्स में पूरा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो वी विल फाइंड आउट ऑल द फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ P2 और फिर हम देखेंगे उनमें से सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है टेंशन में और सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है कंप्रेशन में, और उसकी बेस पे वी विल बी एबल टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने फोर्स जो हमारे पास लोड लग रहा है इसके टर्म्स में सारे मेंबर्स की फोर्सेस निकालनी है। अब हमारे पास सारे मेंबर्स सिर्फ 3 रह गए, ये दोनों मेंबर्स खत्म हो गए, इनकी फोर्स 0 है। तो वी ओनली हैव BC, CD एंड BD, सिर्फ ये 3 मेंबर्स रह गए। तो आपका सिस्टम काफी सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। आपके सिस्टम पे रिएक्शंस लग रहे होंगे। ठीक है। तो यू हैव अ पिन जॉइंट एट C एंड you have a roller support at B। ठीक हो गया। आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या सीक्वेंस यूज करनी पड़ेगी पॉइंट्स की? आप ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 अननोन। पॉइंट C के ऊपर 4 अननोन है, 1 2 3 एंड 4। पॉइंट B के ऊपर 3 अननोन है, 1 2 एंड 3। पॉइंट D के ऊपर 2 अननोन है, 1 एंड 2। ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट डी से सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो आई कैन फाइंड आउट द फोर्स इन CD एंड द फोर्स इन BD, और इसके बाद जब मुझे BD फोर्स पता चल जाएगी तब पॉइंट B के ऊपर सिर्फ 2 अननोन रह जाएंगे। ठीक है। एक अननोन रह जाएगा BC और एक अननोन रह जाएगा BX। AB इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज AB इज अ जीरो फोर्स मेंबर। सिर्फ ये और ये अननोन रह जाएगा। BD हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा फ्रॉम पॉइंट डी, वी विल बी एबल टू सॉल्व। तो हमारी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ये होगी है, पहले हम पॉइंट डी सॉल्व करेंगे, फिर हम पॉइंट बी सॉल्व करेंगे। हमें पॉइंट सी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमसे उन्होंने रिएक्शंस नहीं मांगे हुए। उन्होंने हमसे सिर्फ बोला है कि आप मेंबर की फोर्सेस चेक करके ये बता दीजिए कि हम कितनी फोर्स P2 बेयर कर सकते हैं। तो हमें पॉइंट सी को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास सिस्टम के अंदर 3 अननोन ट्रस्ट फोर्सेस है, you just need to solve 2 points to get the 3 forces। ठीक हो गया। तो let's see what is going on। सबसे पहले हमने पॉइंट डी सॉल्व करना है। पॉइंट डी के ऊपर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी। फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट डी के ऊपर देयर आर 3 फोर्सेस एट डी। P2 एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउन, FCD एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टली और FBD एक्ट कर रहा है एट एन एंगल। सही। FBD का मुझे एंगल नहीं पता, इंस्टेड आई नो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 12,
and the vertical distance is 5. आप एंगल भी निकाल सकते हैं इसका, बट वी रिमेंबर कि 12 5 के साथ हमारे पास एक सिमिलर ट्राइंगल होता है विच इज 12 5 एंड 13. तो मैंने वो सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पे लिख दिया है. तो 12 5 13 हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल, वी कैन यूज दिस टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम. अगला काम क्या होता है? अगला काम ये होता है कि हमें समेशन एफ एक्स लिखना होता है और समेशन एफ आई लिखना होता है. तो समेशन एफ एक्स में हमारे पास कितनी फोर्सेज आएंगी? वी विल हैव एफ सी डी एंड वी विल हैव एफ बी डी. तो एफ सी डी जो है हमारे पास दैट इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. सही है. तो हमने यहाँ पे एक्स वाई बनाया नहीं है, तो लेट अस ड्रॉ अवर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम. So we are taking our standard XY coordinate system in this problem. ठीक है. FCD is in minus x. FBD का x component is in minus x. X component will be 12 upon 13 because 12 is the horizontal side in the similar triangle. Similarly मैं y की equation भी बना सकता हूँ. y में हमारे पास दो forces हैं. T2 is in minus y direction, FBD का y component is in the minus y direction. आप ये भी बना दीजिए. y में आपके पास 5 upon 13 आ जाएगा. अब what do we actually need to do here? हमें करना ये है कि हमें इस सवाल में सारी फोर्सेस निकालनी है in terms of P2. क्योंकि हमें P2 पता नहीं है, P2 निकालना है. तो we will find all the forces in terms of P2. सबसे पहले हमें पता चल गया सेकंड इक्वेशन से कि FBD is equals to minus 13 upon 5 P2. Although we do not know what is the magnitude of P2, but हमें ये पता है कि P2 is directed downwards. ठीक है, P2 is directed downwards. This is confirmed. इस डायरेक्शन डाउनवर्ड के लिए FBD came out to be negative, which means मेरी FBD की जो assumed direction है, this direction is actually wrong. So my correct direction is that this thing should be in compression. अब देखिए मैंने इसको सिर्फ वेरिएबल की फॉर्म में सॉल्व किया है, बट इवन देन वी वर एबल टू आइडेंटिफाई विद द माइनस साइन कि मेरे पास टेंशन नहीं होनी चाहिए, कंप्रेशन होनी चाहिए. सही है. तो दिस इज अ कंप्रेसिव फोर्स. पहली इक्वेशन के अंदर हमने प्लग इन किया एंड सी व्हाट वी हैव डन. हमने FBD जब प्लग इन किया है तो हमने FBD को माइनस साइन के साथ प्लग इन किया, बिकॉज हम सेम पॉइंट सॉल्व कर. जब तक हम एक ही पॉइंट के ऊपर सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तब तक हम अपना माइनस साइन रिटेन करते हैं. अगले पॉइंट पे जाके हम डायरेक्शन क्योंकि चेंज कर देते हैं तो हम माइनस साइन रिमूव कर देते हैं. तो हम सेम पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं. पहली इक्वेशन के अंदर मैंने FBD डाला तो मैंने माइनस साइन को रिटेन किया, तो माइनस 13/5 P2 डाला. 12/13 इज कमिंग फ्रॉम हियर. FCD comes out to be 12/5 P2. So this means that it is 12/5 P2 in tension. ठीक हो गया. कोई मसला हो तो प्लीज स्टॉप मी. अच्छा, अब इफ यू मूव फॉरवर्ड विद दिस, हमारे पास अगला पॉइंट कौन सा था? हमारे पास अगला पॉइंट है बी. बी के ऊपर हमारे पास तीन फोर्सेस हैं. FBD है, FBC है और रिएक्शन है यहाँ पे BX. ठीक. FBD मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है इन कंप्रेशन, तो मैंने उसको यहाँ पे कंप्रेशन में ले लिया. वंस आई हैव टेकन द करेक्ट डायरेक्शन, अब मैं FBD का माइनस साइन नहीं यूज करूंगा, मैं उसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड यूज करूंगा. ठीक है. तो समेशन FX लिखना है, समेशन FI लिखना है. तो समेशन FX के अंदर हमारे पास BX है और BD है. BX minus BD 12/13 equals to 0. समेशन FI लिखना है FBC minus FBD 5/13 equals to 0. दूसरी इक्वेशन को रीअरेंज किया, BD को दूसरी तरफ लेके गए, BD का करेक्ट मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मैग्नीट्यूड प्लग इन किया. 5/13 से मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई करा दिया. 13 cancels with 13, 5 cancels with 5. FBC comes out to be P2. ठीक है. तो हमारे पास हुआ क्या? हमारे पास तीनों फोर्सेस निकल के आ गई हैं. जो हमारे पास तीन अननोन मेंबर्स थे ना, उनकी तीनों फोर्सेस हमें पता चल गई. FBD is 13/5 P2 in compression. FCD is 12/5 P2 in tension. FBC is P2 in tension. क्वेश्चन में हमें स्टेटेड है कि मैक्सिमम टेंशन इज 500 एंड मैक्सिमम कंप्रेशन इज 350.
सही है, ये क्वेश्चन में गिवन है ये वाली इंफॉर्मेशन सारी। अब हाउ डू आई एक्चुअली फाइंड P2? टेंशन यूज करूंगा तो कोई और आंसर आएगा, कंप्रेशन यूज करूंगा तो कोई और आंसर आएगा, ठीक है। तो उसका तरीकेकार ये होता है इस केस में, जब हम ये वाला काम केबल्स के लिए करते थे ना, केबल में सारी फोर्सेस टेंशन होती थी, तो आप चेक करते थे सबसे बड़ी फोर्स कौन सी है, उसको यूज करते हुए यू वर एबल टू फाइंड आउट द अप्लाइड लोड। सेम काम हमने यहाँ पे भी करना है, बट इधर हम कंप्रेशन के लिए भी सॉल्व करके देखेंगे और टेंशन के लिए भी सॉल्व करके देखेंगे। आपको अपने सिस्टम की मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स आइडेंटिफाई करनी है और मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स आइडेंटिफाई। तो कंप्रेसिव फोर्स तो हमारे पास सिर्फ है, एक ही है सिर्फ, तो हमने वो फोर्स यूज करनी 13.5 P2। टेंशन में जो फोर्स है वो हमारे पास दो है, एक P2 है, एक 12.5 P2। तो दिस इज ऑफ कोर्स लार्जर देन FBC, तो हम FCD यूज करेंगे। दिस इज माई लार्जेस्ट कंप्रेसिव फोर्स, दिस इज माई लार्जेस्ट टेंसाइल फोर्स। लार्जेस्ट कंप्रेसिव फोर्स के अंदर जो आपकी मैक्सिमम कंप्रेशन है उसको प्लग इन कर दीजिए, तो FBD को प्लग इन कर दें 350। सिमिलरली FCD को प्लग इन कर दें 500। दोनों से P2 निकाल के देखें कि क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके पास P2। ठीक है, अगर मैं 500 टेंशन लेता हूं, अगर मैं P2 को 500 लेता हूं, तो FCD कम्स आउट टू बी 208। और अगर मैं 350 लेता हूं कंप्रेशन, तो FBD कम्स आउट टू बी, तो FP2 कम्स आउट टू बी 134.6। अब अगर मैं 350 P2 डालूंगा FCD के अंदर, 500 की जगह 350 कर दूं, तो दिस इज गोइंग टू कम डाउन, राइट। और बट अगर मैं इसकी जगह पे 500 डालूंगा तो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, ऐसे ही होगा ना। तो आपने इनमें से छोटी वाली वैल्यू लेनी है, क्यों? क्योंकि व्हाट वी नीड टू चेक, इसको इस तरीके से देखें कि अगर मेरे पास ये 208 मैग्नीट्यूड निकल के आया है P2 का, इस P2 को अगर मैं इधर प्लग इन करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा FBD का? 350 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? 350 आता है आंसर जब आपके पास 134 मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर 208 मैग्नीट्यूड होगा तो आंसर 350 से बड़ा हो जाएगा। तो दिस इज नॉट ओके विद अस, बिकॉज 350 इज द मैक्सिमम वी नो वी आर अलाउड टू टेक, सही है। अगर मैं 208 प्लग इन करूंगा P2 की जगह पे, तो FBD 350 से अलाउड वैल्यू से इंक्रीज कर जाएगा, विच इज नॉट अलाउड फॉर मी। दिस इज नॉट ओके, 208 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं P2 को 134 इस इक्वेशन में प्लग इन करूंगा, तो मेरे पास FCD 500 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? FCD 500 से कम आएगा, बिकॉज 500 कब आता है? जब 208 पाउंड की फोर्स लगी थी। तो अगर मैं 134 पाउंड की फोर्स लगाऊंगा तो FCD विल बी लोअर देन 500, विच विल बी इन रेंज। 500 से कम तो अलाउड है ना हमें। तो हम लोग जब ये सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, इस पूरी बात का मकसद क्या था? जब हम मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स से अपना सॉल्यूशन निकाल लेते हैं P2 का, और मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो जो इनमें से छोटी वाली वैल्यू होती है, दैट इज आवर एक्चुअल अलाउड वैल्यू। बिकॉज अगर आप बड़ी वाली ले लेंगे तो दूसरा आंसर अपनी रेंज से बाहर चला जाए। तो आप सॉल्यूशंस करते हैं और जो छोटी वाली वैल्यू उसको कंसीडर कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन है इस चीज में, नो क्वेश्चन? ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन मूव ऑन। आगे चलते हैं। ये वाला सवाल जो हमने किया है एग्जैक्टली इससे मिलता जुलता एक सवाल और है हमारे पास। वो सवाल हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ये सवाल आप लोगों ने सॉल्व करना है। बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिस्कस द फ्री बॉडी डायग्राम इन जनरल स्लाइडली, क्योंकि इसमें एक चीज मुझे थोड़ी सी क्लैरिफाई करनी है, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस विद दिस प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में देखें क्या हो रहा है। काम सारा वही है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर द फोर्स, दे आर आस्किंग फॉर अ मास। बेसिकली अब वेट कंसिडर कर लें, वेट की फॉर्म में सॉल्व कर लें, और आखिर में वेट से आप m निकाल सकते हैं विद mg। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। मैक्सिमम टेंशन भी गिवन है, मैक्सिमम कंप्रेशन भी गिवन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर गिवन है, बट व्हाट वी कैन सी इज दैट देयर आर अ लॉट ऑफ जीरो फोर्स मेंबर्स। तो अगर हम ई पॉइंट कंसिडर करेंगे, दो फोर्सेस कोलिनियर है,
तीसरी एक एंगल पे है, तो CE नीड्स टू बी 0, सही है, तो देयर इज नो CE, CE इज 0। सिमिलरली जब मैं पॉइंट C के ऊपर आऊंगा, दो फोर्सेस कोलिनियर है, ये दो मेंबर्स इस पे एंगल पे लगे हुए हैं, बट एक मेंबर ऑलरेडी 0 है, तो यू डू नॉट कंसिडर दिस। जब एक मेंबर 0 हो जाता है तो अगले पॉइंट पे उसको कंसिडर नहीं करते। तो C के ऊपर दो मेंबर्स कोलिनियर है और सिर्फ एक मेंबर है जो कि एंगल पे लगा हुआ है, तो दिस आल्सो नीड्स टू बी 0। सेम लॉजिक अप्लाइज एट F, दो मेंबर्स कोलिनियर है, तीसरा मेंबर एक एंगल पे है, तो दिस इज 0। देन यू मूव ऑन टू B, सेम लॉजिक, दो मेंबर्स कोलिनियर है, तीसरा एट एन एंगल, दिस इज 0। तो आपके पास सारे बीच के जो मेंबर्स हैं दे गो अवे, you end up with a very simplified system which is actually similar to what we did in the previous problem। ठीक है, तो जी अरीज सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सर ये किस तरह मतलब ये निगलेक्ट हुए सारे? यस, देखो पॉइंट ई के ऊपर जब आप कंसिडर कर रहे हैं, ई के ऊपर कितने मेंबर्स लगे हैं? 3 मेंबर्स है ना। हमारे पास दो कंडीशंस हैं मेंबर्स के 0 फोर्स मेंबर्स होने की। एक कंडीशन ये है कि पॉइंट के ऊपर सिर्फ दो फोर्सेस, सिर्फ दो मेंबर्स हो और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, और वो मेंबर्स कोलिनियर भी नहीं। अगर वो मेंबर्स कोलिनियर नहीं है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो दोनों 0 है। अगर आपके पास पॉइंट के ऊपर 3 मेंबर्स लग रहे हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स से सपोर्ट नहीं है, दो मेंबर्स कोलिनियर हैं और तीसरा एट एन एंगल है, तो जो मेंबर एट एन एंगल होता है वो 0 होता है। तो पॉइंट ई के ऊपर क्या हो रहा है? पॉइंट ई के ऊपर दो मेंबर्स हैं आपके पास जो कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन में है, और तीसरा मेंबर सीई एंगल के ऊपर। तो जब ये वाली कंडीशन ट्रू होती है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है और दो मेंबर्स कोलिनियर और तीसरा एंगल के ऊपर, तो जो एंगल के ऊपर मेंबर होता है वो 0 होता है। तो सीई इज 0। सीई 0 होने का मतलब ये है कि यू कैन जस्ट एज वेल रिमूव सीई फ्रॉम योर सिस्टम। सीई को आप सिस्टम से रिमूव कर दो। देन यू मूव ऑन टू सी। सी के ऊपर आपके पास 3 मेंबर्स हैं, बी सी, सी डी और सी एफ। सीई सिस्टम से हट गया, सही है। बी सी है, सी डी है और सी एफ है। बी सी और सी डी कोलिनियर है, तो सी एफ नीड्स टू बी 0, सही। सेम कॉन्सेप्ट आप एफ पे अप्लाई कर लें। दो मेंबर्स कोलिनियर है तो जो एंगल के ऊपर मेंबर है वो 0 होगा, बी एफ 0 होगा। सेम कॉन्सेप्ट आप बी पे अप्लाई करते हैं, दो मेंबर्स कोलिनियर है, तीसरा मेंबर 0 होगा। तो आप सीक्वेंस में देख सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप पहले पॉइंट बी को देखें, यू विल नीड टू स्टार्ट एट ई। इस सवाल में अगर आप ई से 0 फोर्स मेंबर्स करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके पास ये वाले मेंबर्स आपको 0 नहीं फील हो। तो यू हैव टू कंसीडर इन सीक्वेंस। पहले ई की वजह से एक मेंबर 0 हो गया, उसके बाद दूसरा मेंबर भी 0 हो गया, उसके बाद तीसरा मेंबर भी 0 हो गया, उसके बाद चौथा मेंबर भी 0। तो इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर 0 है, ठीक है। ओके, तो what we have in this is we have a simple structure actually like this। सिर्फ ये स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक पिन सपोर्ट है और यहाँ पे आपके पास एक रोलर सपोर्ट है। आपके पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है जी, एक पॉइंट है पॉइंट बी। सिर्फ 3 मेंबर्स हैं। आप जी एफ की फोर्स और ई एफ की फोर्स और बीई की फोर्स, यू कैन कंसीडर दीज फोर्सेस टू बी इक्वल। आप इस पूरे मेंबर को फ्रॉम हेयर टू हेयर यू कैन कंसीडर द एंटायर थिंग टू बी अ सिंगल ट्रस। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक यू कैन कंसीडर दिस एंटायर थिंग टू बी अ सिंगल ट्रस मेंबर, सही है। तो ये 3 मेंबर्स का सिर्फ एक ट्रस स्ट्रक्चर बन गया। अब आपने क्या चीज देखनी है, इंपॉर्टेंट एक चीज और रह गई है, वो इंपॉर्टेंट चीज रह गई है कि पॉइंट डी के ऊपर फोर्स कैसे एक्ट कर रही है। पॉइंट बी के ऊपर एक पुली है जिसके दोनों तरफ केबल जा रही है, ठीक है। अगर आपके पास एक केबल एक स्ट्रक्चर के पॉइंट से पास हो रही है और वो फोर्स इंटरनल नहीं है, यानी कि उस केबल के दोनों एंड आपके स्ट्रक्चर पे नहीं अटैच,
तो उस फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा. दिस मीन्स कि दिस at point D the cable is causing a tension downwards equal to the weight. It is also causing a tension horizontally to the left equal to the weight. जब कभी भी फोर्स ग्राउंड की तरफ जा रही होती है या सस्पेंडेड होती है तो यू हैव टू कंसीडर द फोर्स. ठीक है, एक सवाल हमने पीछे किया था, इफ यू रिमेम्बर, जाके देखिएगा चैप्टर 5 के अंदर, जिसमें एक टावर था और टावर के 2 पॉइंट्स पे केबल लग रही थी और पुली के ऊपर होती हुई फोर्स नीचे जा रही थी. इस तरह का स्ट्रक्चर था. तो वी हैड अ टावर, यहाँ पे एक केबल अटैच थी, देयर वाज अ पुली अटैच्ड हियर, ओके, और आपके पास यहाँ पे एक वेट है. सिंस दीज 2 पॉइंट्स आर इंटरनल टू द स्ट्रक्चर, तो इस वाले पार्ट की आई डिड नॉट टेक द फोर्स. इधर फोर्सिंग कैसे करनी, बिकॉज दिस इज इंटरनल टू द स्ट्रक्चर. आप सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट में फोर्स कंसीडर करें. ठीक है, तो एक्सटर्नल पार्ट हमारे पास सिर्फ ये वाला था तो हमने इधर फोर्स कंसीडर कर लिया. इधर ऐसा नहीं है, इधर दिस पार्ट इज ऑल्सो टू द ग्राउंड एंड दिस पार्ट इज सस्पेंडेड. तो आपको दोनों जगह पे फोर्सेस कंसीडर करनी है. आपको पुली में हॉरिजॉन्टल फोर्स भी कंसीडर करनी है और वर्टिकल फोर्स भी कंसीडर करनी है. तो दिस इज योर स्ट्रक्चर. सवाल सॉल्व करने का जो तरीकेकार है इट इज एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है. तो we can just as easily solve this problem just like the previous one. So I want you to try this. Please do try this. ठीक है, exactly same है, sort of practice के लिए आपके सवाल हो जाएगा. Same काम करना है. Start with D, then move on to A. सही है? You start with D and then you move on to A, and that's it. D के ऊपर आपके पास DG और DAD पता चल जाएगा और A के ऊपर आपके पास AG पता चल जाएगा. That's it. अच्छा, प्लीज ज्वाइन बैक. मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ. लेस देन 1 minute इज रिमेनिंग. कम बैक, देन वी कैन हैव अटेंडेंस. थोड़ा सा और काम करना है एंड देन वी कैन एंड द लेक्चर. ठीक है, तो आई एम एंडिंग इट माई सेल्फ एंड देन यू कैन ज्वाइन बैक प्लीज. ओके, तो इस सवाल में अगर किसी को कोई मसला है तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज आई कैन मूव ऑन. सर ये ए पे रोलर जॉइंट लगा हुआ है ना? ए के ऊपर ए के ऊपर रोलर जॉइंट, विच मीन्स कि ए के ऊपर जो आपके पास रिएक्शन होगा वो सिर्फ एक रिएक्शन होगा, नॉर्मल सिंगल होगा, ए एक्स होगा, और जी के ऊपर आपके पास 2 रिएक्शन होंगे, जी एक्स भी होगा और जी वाई भी. ठीक है, तो एक्चुअली में रिएक्शंस फाइंड नहीं करने. तो जब आप पॉइंट ए को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट ए एक्स, बट यू डोंट नीड टू. आपको सिर्फ मेंबर की 3 फोर्सेस निकालनी. तो आप डी पे 2 मेंबर्स की फोर्सेस निकालें. ए के ऊपर सिर्फ फाइंड आउट ए जी फोर्स और 3 फोर्सेस आ जाएंगी. उनमें से देखें सबसे बड़ी कंप्रेसिव फोर्स कौन सी है, सबसे बड़ी टेंसाइल फोर्स कौन सी है. कंप्रेसिव फोर्स के अंदर कंप्रेसिव मैग्नीट्यूड प्लग इन करके वेट निकाल लें. टेंसाइल फोर्स के अंदर टेंसाइल फोर्स प्लग इन करके आप वेट निकाल लीजिए. उनमें से जो कम वेट होगा दैट इज योर आंसर. दैट्स ठीक है. तो लुक एट दिस प्रॉब्लम. हमसे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं. वी वांट टू एक्चुअली बिल्ड आवर मतलब कॉन्सेप्ट के हम सवाल को अप्रोच कैसे करें. अब ये सवाल जो है, इस सवाल में इट सीम्स लाइक अ वेरी बिग स्ट्रक्चर. ठीक है, तो हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हैं हमारे पास. का मतलब हमें 6 फोर्सेस सॉल्व करने. ठीक है, बट 6 फोर्सेस डज नॉट नेसेसरीली मीन अ बिग प्रॉब्लम. 6 फोर्सेस का मतलब ये होता है कि 3 पॉइंट्स. You have to solve this problem with just 3 points. आप 3 पॉइंट पे समेशन एफ लगाएंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा. सबसे पहला काम ये होता है कि यू सर्च फॉर जीरो फोर्स मेंबर्स. इस सवाल के अंदर कोई जीरो फोर्स मेंबर्स हैं. हम चेक करते हैं ऐसा पॉइंट जिसपे 2 मेंबर्स लगे हुए हों और कोई सपोर्ट या कोई अप्लाइड फोर्स नहीं हो. हमारे पास 2 मेंबर्स वाले 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट सी. बट पॉइंट सी के ऊपर सपोर्ट लगी हुई है और ए के ऊपर अप्लाइड फोर्स है. तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो अप्लाई नहीं हो सकता जो दो मेंबर्स वाला कॉन्सेप्ट है. 3 मेंबर वाला कॉन्सेप्ट ये होता है कि 3 मेंबर्स हो जिनमें से 2 कोलिनियर हो. सिर्फ एक पॉइंट है जिसमें 3 मेंबर्स हैं, पॉइंट बी, और कोई भी कोलिनियर ग्रुप नहीं है हमारे पास, तो दैट इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल. तो इस सवाल में हमारे पास कोई जीरो फोर्स मेंबर नहीं है. तो वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट एज इट इज. एक अच्छा, फिर
अगला क्या? सर जी जी सर, ये जो पॉइंट डी है इस पे तो मतलब जो बीडी है वो जीरो फोर्स मेंबर नहीं होगा। नहीं, लेकिन हमारे ठीक पास है। 4 मेंबर्स हैं। वो तो तब होता है कि हमारे पास सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कि वी हैव ए, वी हैव बी एंड वी हैव ई एंड वी हैव बी। इफ यू हैड दिस इट वाज ओके, बीडी जीरो फोर्स मेंबर है, बट हमारे पास सीडी भी है ना, तो वी हैव हाँ एक्चुअली ओके 4 मेंबर्स, तो 4 मेंबर्स के साथ द कॉन्सेप्ट कैन नॉट अप्लाई। ठीक है, ओके ऑलराइट। राइट। तो अब हमें इसके बाद क्या करना है? वी हैव टू गेट एन आइडिया हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। स्टार्ट कहाँ से करना है और व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी टू सॉल्व इट। सबसे पहले देखें हमारे पास किस पॉइंट पे कितने अननोन है। ए के ऊपर हमारे पास 2 अननोन है, बी के ऊपर हमारे पास 3 अननोन है, डी के ऊपर हमारे पास 4 अननोन है, ई के ऊपर हम अगर रिएक्शंस अपने कंसीडर कर लेते हैं, 2 रिएक्शन इधर है, 2 रिएक्शन इधर है, ई के ऊपर हमारे पास 3 अननोन है और सी के ऊपर हमारे पास वी हैव 4 अननोन्स है। ठीक है ना? तो अब इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, इसका मतलब है कि हमें सबसे पहली चीज ये कि हमें रिएक्शंस नहीं निकालें, तो हमें ई और सी को सॉल्व करने की तो जरूरत है। तो वेयर विल स्टार्ट एट द पॉइंट जहां पे सिर्फ 2 अननोन है, तो वी विल स्टार्ट एट ए। वंस वी स्टार्ट एट ए, हमें ये मेंबर पता चल जाएगा, हमें ये मेंबर पता चल जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम डी सॉल्व कर सकते हैं। डी हम नहीं सॉल्व कर सकते, उसकी इसको पता होने के बावजूद हमारे पास 3 अननोन है, बट हम बी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज जब ये पता चल गया, ए बी जब पता चल गया, तब हम बी डी निकाल सकते हैं और बी सी निकाल सकते हैं। तो ए के बाद आई विल सॉल्व फॉर बी, बी पे आई विल सॉल्व फॉर बी डी एंड बी सी। तो ए के बाद वी विल सॉल्व फॉर बी, दिस विल गिव मी दिस एंड दिस। ठीक हो गया? देन अब आप डी पे देखें, डी पे सिर्फ 2 अननोन रह गए। इसके बाद मैं डी सॉल्व कर सकता हूं और डी पे मुझे ये दोनों मेंबर्स पता चल जाए, विच इज ऑल ऑफ इट। तो मुझे सी और ई को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, दिस इज बेसिकली इट। कोई इसमें कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। और इंटरेस्टिंग चीज इस सवाल में ये है कि इस सवाल के अंदर आपके पास सारे एंगल सेम है, तो आपको बार बार एंगल निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो यू हैव हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सब दोनों गैप्स का 2 है, वर्टिकल डिस्टेंसेस सारे 1.5 है। इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस इज एक्चुअली अ सिमिलर ट्रायंगल, यू कैन यूज इट। और या फिर आप एंगल भी निकाल सकते हैं, हमने देखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ पहले। 2 1.5 के साथ 2.5 होता है। ठीक है, तो दिस इज अ सिमिलर ट्रायंगल विच इज देयर। इफ यू वांट टू यूज दिस, वरना आप परपेंडिकुलर 1.5 और बेस 2 के साथ एंगल निकाल लीजिए, तो दैट विल आल्सो वर्क। एंगल इस केस में जो निकल के आएगा, आई कैन इवन टेल यू द एंगल कम्स आउट टू बी, लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट, द एंगल कम्स आउट टू बी 36.87 डिग्रीज। या सिमिलर ट्रायंगल यूज कर ले या एंगल निकाल ले, एक ही बात है। सिमिलर ट्रायंगल का फायदा ये होता है कि आप डायरेक्टली रेशियो लिख देते हैं, दैट इज फास्टर। तो दिस सिमिलर ट्रायंगल इज देयर, दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। So it is applicable here, it is applicable here, it is applicable here as well. ठीक है, सब जगह पे वैलिड है। तो दिस इज 2.5, दिस इज 1.5, दिस इज 2, दिस इज 1.5, दिस इज 2, दिस इज 2.5, दिस इज 2, दिस इज 1.5 एंड दिस इज 2.5। तो सब जगह पे आपका सिमिलर ट्रायंगल वैलिड है। इस वाले के ऊपर भी वैलिड है क्योंकि सबकी हाइट्स और बेसिस सेम है। ठीक है, तो we can use this thing to solve this problem. A solve करें, फिर B solve करें, फिर D solve करें, you're going to get the result. It's just there to help you practice this. ठीक है, ख्याल यही रखना है कि आपने जब भी आप एक पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस साइन आपने लेके चलना है सॉल्यूशन के अंदर। जब आप सवाल कंप्लीट कर लेंगे, अगले पॉइंट पे जाते हुए आपने फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर डायरेक्शन ठीक लगानी है और फिर से पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर दिस थिंग देन यू आर गुड, देन इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सही हो गया। तो अगली क्लास में हमें क्यों काम करना है, हम सिमेट्री का डिस्कशन करेंगे। सो वी आर एक्चुअली डन हियर। ठीक है, हम लोग अभी स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम सिमेट्री का जिक्र करेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स जिससे हम एक्चुअली अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 के अंदर, when we were talking about
पार्टिकल्स, जब हम केबल्स वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो उस वक्त में सिमेट्री कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सिमेट्री के लिए जरूरी ये है कि आपके पास सारी चीजें किसी भी प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक होनी चाहिए, बाउंड्री कंडीशंस, फोर्सेस, ज्योमेट्री, ठीक है। तो हम लोग इन 4 स्ट्रक्चर्स को कल एनालाइज करेंगे, देखेंगे इनमें से कौन सी सिमेट्रिक है, और सिमेट्री की वजह से हमें फायदा ये होगा कि हम सिर्फ आधा स्ट्रक्चर सॉल्व करेंगे और बाकी जो सेकंड हाफ है उसके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस हियर। अटेंडेंस प्लीज सब लोग कोशिश करें लगा दें, अगर नहीं लगाई तो आई एम हियर, आई विल वेट, अदरवाइज कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके अच्छा, क्विज हमने लेना है। आई एम थिंकिंग टू टेक द क्विज ऑन सैटरडे, इज इट ओके? टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, वरना वी कैन डू इट अर्लियर एज वेल। सैटरडे पे आप लोगों का बाकी कुछ भी नहीं होता, यू विल हैव टाइम टू प्रॉपर्ली अटेम्प्ट इट। आई नीड रिस्पॉन्स नाउ, तो बताओ बेटा, इज इट ओके? यस सर, सही। सैटरडे को लेंगे। डज 3 o'clock सीम ओके? किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है 3 बजे, या फिर इसको 5 बजे कर दे? अब मैं टाइम जो दूंगा ना, मैं एग्जैक्ट टाइम दूंगा, तो एवरीबडी नीड्स टू बी एट द अवेलेबल एट द सेम टाइम, ठीक है। टाइम 1 घंटे, जितना बड़ा क्विज होगा उसके हिसाब से टाइम अवेलेबल होगा, बहुत बड़ी विंडो नहीं होगी, ठीक है। तो इफ आई ओपन इट एट 3 एंड इफ इट इज अ 1 hour क्विज, देन यू विल हैव फ्रॉम 3 to 4। अगर 2 घंटे का क्विज है तो 3 to 5 की विंडो होगी, ठीक है। तो इस 3 o'clock ओके कि हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दें? मॉर्निंग में मूव करें कि शाम में मूव करें? सर एक रिक्वेस्ट थी कि आप विंडो बढ़ा देंगे टाइम की। विंडो नहीं बढ़ा सकते बेटा, पिछली बार का कुछ मुझे इंडिकेशंस आई थी कि बहुत ज्यादा डिस्कशंस हो रही थी, तो आई कैन नॉट डू दैट, ठीक है। सर क्योंकि अभी हमारे इलाके में आजकल लाइट बहुत जा रही है, कल भी 6 या 8 घंटे गई थी। देखें, जो स्पेशल केसेस होंगे ना उनके लिए आई कैन डू समथिंग एल्स, ठीक है। उनके लिए आई विल देन मेक अ सेपरेट क्विज एंड आई विल ट्राई टू डू समथिंग एल्स, ठीक है। बट दैट नीड्स टू बी अ वेरी स्पेशल केस, उसके वो, लेकिन वो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में आप क्विज अटेम्प्ट कीजिए। I recommend you do attempt a quiz with everybody. If anybody gets a problem, then after making sure and after proper checking, then I will try to retake the quiz, ठीक है। quiz हम अब ऐसे random, क्योंकि last time if everybody was doing it honestly, we would have continued with the same thing, but what I found out what that was not the case. There was a lot of discussion going on, quiz में चीज allowed नहीं होती। तो what we have decided in the later sections as well, आगे की चीजों में भी, एग्जाम्स वगैरह में, कि टाइम की विंडो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं दी जा सकती। कुछ मार्जिन दिया जा सकता है सबमिशन के लिए कि 10-15 मिनट का मार्जिन दे दिया जाए एक्स्ट्रा, बट दैट इज अबाउट इट। टाइम आपके पास कोई ना कोई होगा ना जिसपे आपके पास लोड शेडिंग हो रही होगी, उसके अराउंड वर्क कर लेते हैं। किस विंडो में आपके पास अवेलेबल होती है? सर टाइम कोई फिक्स्ड नहीं है अभी के लिए, क्योंकि ये लोग कभी भी भेज रहे हैं अभी पिछले 2 दिन से। ठीक है, तो लेट्स आप रख लें, अगर कोई मसला होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी तो हमारे पास 3-4 दिन और है ना, तो और एनालाइज करो एंड देन टेल मी, ठीक है। अदरवाइज इस 3 o'clock ओके, क्या हम इसको सुबह 11 बजे भी मूव कर सकते हैं, 12 बजे भी कर सकते हैं, 5 बजे भी कर सकते हैं? बाकी लोगों में से किसी को मसला तो नहीं 3 o'clock में? नो सर। ठीक है, तो since everybody else is quiet, I'm assuming everybody is good with 3 o'clock, ठीक है। तो we'll have a quiz from chapter 5 this Saturday inshallah, और at 3 o'clock, ठीक है। तो let's end this here, इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।